Sri Ghulam Nabi Azad ji, leader of the opposition, to initiate the discussion. Please. माननीय चेयरमैन सर, मैं यहाँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो चारों एप्रोप्रिएशंस बिल हैं उन पे बोलने के लिए खड़ा हुआ। कितना ही अच्छा होता कि जिन बिल्स पे आज इस राज्यसभा में या इससे पहले लोकसभा में चर्चा हुई, ये जम्मू कश्मीर की विधानसभा में होते। मैं इस पे दोबारा आऊंगा आखिर में जम्मू कश्मीर की विधानसभा में क्यों होना चाहिए, लेकिन अभी ऐसे हालात में इन बिल्स पे जहां चर्चा हो रही है, जबकि पूरा दुनिया कोरोना वायरस की लपेट में है और उससे निकलने की कोशिश कर रही है। क्वारंटाइन दुनिया में कई लोग हुए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर 7.5 महीने से पॉलिटिकल क्वारंटाइन में। हमें भी उससे निकलने की जरूरत। जब तक हम उस पॉलिटिकल क्वारंटाइन से बाहर नहीं निकलेंगे, जो कुदरत की तरफ आफत नहीं है। हमेशा दुनिया में अलग अलग की आफतें आ जाती हैं, बाढ़ आ जाती है, वो कुदरत की तरफ से होती, भूकंप कुदरत की तरफ से होता, बीमारियां कुदरत की तरफ से, जैसे आज ये वायरस फैल रहा है, कुदरत की तरफ है जिस पे कोई किसी का कंट्रोल नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर आज जो 7.5 महीने से बीमार है, वो कुदरत की वजह से नहीं, वो अल्लाह भगवान की तरफ वाहिगुरु की वजह से नहीं, वो फ्लड सैलाब की तरह से नहीं, वो आंधी तूफान और सूखे से नहीं, वो अपने देश की ही सरकार की वजह से। कभी भी दुनिया में ये कभी सोचा गया है कि आपदा लाने वाला कोई विदेशी हमलावर नहीं है, आपदा लाने वाला आसमान से उतरने वाला कोई नहीं है, बल्कि अपने देश के रखवाले ही आपदा बन गए। कभी भी उस स्टेट में कितने तूफान आए, मैं बाद में उनके आंकड़े दूंगा। जम्मू कश्मीर पिछले 30 वर्षों में, लेकिन कभी भी इस तरह का एक्शन लिया गया। आज स्टेट, जिस स्टेट को एक वक्त बिल्कुल एट द ब्रिंक थी, कत्लेआम हो रहा था, रिट्रीव करना मुश्किल होता था, जिस स्टेट में अपने ही लोग लाखों की तादाद में वहां छोड़ के चले गए थे, हजारों की तादाद में लोग मारे गए थे, उनके नाम मैं बाद में लाऊंगा क्योंकि उस तरफ से बड़े सिलेक्टिव नाम आते हैं। मैं आज इस सदन के द्वारा देश और दुनिया को जरूर बताऊंगा, वो भी आखिर में। लेकिन तभी इस तरह का केंद्रीय सरकार की तरफ से निर्णय नहीं हुआ। भाजपा की भी सरकार रही,
और बीजेपी के सबसे टॉलेस्ट लीडर जिनको आज तक हम समझते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो भी सत्ता में रहे, उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने भी जनता के साथ वादे किए थे, लेकिन पार्टी के वादे से देश ज्यादा बड़ा होता। पार्टी को मजबूत करने से देश को इकट्ठे रखना सबसे बड़ी ताकत। पार्टी को तो मजबूत आप किसी भी स्लोगन से कर सकते हो। रीजनल पार्टीज रीजनल स्लोगन से करते हैं, लैंग्वेज वाले लैंग्वेज स्लोगन से करते हैं, कुछ धर्म वाले चाहे किसी धर्म है वाले हैं उससे मजबूत करते हैं। लेकिन देश को और सभी जातियों, सभी धर्मों, सभी रीजन, सभी रिलीजन का विश्वास प्राप्त करने के लिए पार्टी को भूल जाना होता है और देश को नजर में रखना होता है, जो कि इस सरकार ने नहीं रखा। इस सरकार ने यही रखा कि 70 साल पहले हमने वादा किया है 370, तो जब भी मौका आ जाएगा उसको खत्म करना है, चाहे वो देश खत्म हो जाए, सूबा खत्म हो जाए, इकोनॉमी खत्म हो जाए, लोग खत्म हो जाए, उससे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन हमने पार्टी का वादा जरूर पूरा करना है, वरना हमें कैसे कहेंगे कि हम बड़े आदमी हैं, हमने पार्टी का वादा नहीं पूरा किया। ये वादा आपसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, लेकिन उन्होंने देश को प्राथमिकता दी, उन्होंने पार्टी को आगे नहीं रखा। तो ये आज जो बजट हम पेश कर रहे हैं, इस पे मैं 2-4 बातें बताऊंगा, लेकिन उन बातों का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि बीमार को आपने वेंटिलेटर पे रखा। अब वेंटिलेटर पे आप क्या देंगे उसको? आप कहोगे आप वेंटिलेटर पे तुमको बिठा दिया है, कश्मीर को वेंटिलेटर पे बिठाया। हम कहेंगे कि आपके लिए हमने नया घर बनाया है, उसमें बड़ा लान होगा, उसमें फूल होगा, उसमें क्यारियां होंगी, उसमें सब्जियां होंगी, उसमें फ्रूट होगा, उसमें नौकर चाकर होंगे, उसमें व्यवस्था होती खाने पीने की, आपकी गाड़ी बहुत बढ़िया लगी होगी। लेकिन वो कहता है इसका इस्तेमाल तो तब करूंगा जब मैं वेंटिलेटर से उतरूंगा। तो इसलिए ये बजट से पहले आपको पेशेंट को वेंटिलेटर से उतारना पड़ेगा, और जिस चीज की, जिस दवाई की उसको जरूरत है, वो दवाई उसको देनी होगी। बीमार दिल का बीमार है और उसे आप पेट का दर्द की दवाई दे रहे हैं, गुर्दे का बीमार है उसे सर की दवाई दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि हम पेशेंट को ठीक कर रहे हैं। प्लीज। तो इसलिए मेरा आपसे इस सरकार से निवेदन होगा, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट यहां बैठे हैं, हमारे नेबर भी हैं, और ये बड़ी छूतछात की बीमारी भी होती है। आगे ये यूटी बनेगा, अगली इनकी बारी आए, क्योंकि नेबरिंग है ना, तो इसलिए उसको बचाना है, तो यहां पहले ठीक कर दो। तो हमें इसका इलाज जो करना होगा, स्टेटहुड वापस करनी होगी तुरंत, बिना किसी डिले। मैं जानता हूं कि आप समझते हैं कि भाई गलती हो गई, हमको एक तरफ जाना था, हम दूसरी तरफ गए। आपको लैंड राइट्स देने होंगे, जैसे नॉर्थ ईस्ट में है, जैसे आपके हिमाचल में है, वहां कोई आर्टिकल 370 नहीं है। आपको नौकरी के इख्तियार देने होंगे। ये 3 बेसिक चीजें हैं जिसमें कोई विवाद नहीं है जम्मू में। अगर है तो मुझे बीजेपी का एक लीडर बताइए, जम्मू से एक लीडर बताइए जो कहेगा उसे स्टेटहुड नहीं चाहिए। मुझे एक जम्मू का बीजेपी का लीडर बताइए जो कहेगा कि हमें लैंड पूरे जो जिसको मर्जी है कल से खरीद ले जम्मू में। एक बीजेपी का लीडर बताइए, एक मुझे लीडर बताइए जम्मू का बीजेपी का जो ये कहे
कि नहीं, पूरे हिंदुस्तान से जो 100 सीटें निकलती हैं, 20 सीटें निकलती हैं, इसमें पूरा देश अप्लाई कर सकता। जम्मू में 2 दफा, कश्मीर में नहीं। एक तो हाई कोर्ट के निकले थे स्टेनोज और क्लर्क्स की जगहें 3 महीने पहले, 100 की बंद हुआ, 24 घंटे में विड्रॉ करना पड़ा क्योंकि वो पूरे देश के लोगों को अप्लाई करना था। हाई कोर्ट को विड्रॉ करना पड़ा। मेडिकल कॉलेज के लिए कुछ और निचले ग्रेड की जगहें निकली थी, हड़ताल हुई, वो वापस लेनी पड़ी। तो इसमें कोई विवाद नहीं है जम्मू और कश्मीर के बीच में और कारगिल के बीच। सिर्फ विवाद था लेह डिस्ट्रिक्ट के बीच। लेह डिस्ट्रिक्ट यूनियन टेरिटरी चाहते थे, दे दीजिए उनको, लेकिन लैंड और नौकरी के बारे में वो भी कश्मीर और जम्मू के साथ चाहते हैं। वो भी नहीं चाहते हैं कि कोई लैंड वहां बाहर वाला खरीदे या नौकरी दोबारा वाला खरीदे। तो जब जम्मू वाला नहीं चाहता, कश्मीर वाला नहीं चाहता, लद्दाख वाला नहीं चाहता, तो आप कानून किसके लिए बना रहे हो? बीजेपी वाला नहीं चाहता, कांग्रेस वाला नहीं चाहता, एनसी वाला नहीं चाहता, पीडीपी वाला नहीं चाहता, नेशनल पार्टी वाला नहीं चाहता, रीजनल पार्टी वाला नहीं चाहता, हिंदू नहीं चाहता, मुसलमान नहीं चाहता, सिख नहीं चाहता, ईसाई नहीं चाहता, बौद्ध नहीं चाहता, जैन नहीं चाहता, तो यह कानून किसके लिए? इसका जवाब चाहता। इसलिए ठीक है, अपने आप बीजेपी के लोगों को नहीं बोलना पड़ता देते हैं, वो हमको बोलते हैं कि आप बोलो, हमको तो गला पकड़ते हैं कि तुम नहीं बोलना। लेकिन स्टेटमेंट दे दे, मैं मानूंगा इनमें कि इन तीनों चीजों में उसको कोई नहीं चाहिए, मैं विड्रॉ करूंगा। 3 एमएलए, इनके 3 प्रेसिडेंट ये बयान देंगे कि हमें जमीन पर कोई आपत्ति जो ले, नौकरी जो करे यहां, और यूटी नहीं, स्टेट भी नहीं चाहिए। माननीय चेयरमैन साहब, ये जो बजट, ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग अलग है। 1 लाख से ज्यादा बजट दिखाया गया है, पैसा दिखाया गया है 1 लाख करोड़ से ज्यादा, लेकिन ये मिसलीडिंग। इस पे जो खर्चा है 14% की बढ़ोतरी दिखाई है, लेकिन वास्तवता में 6, 7 से 8% ही बढ़ेगा रियल टर्म में। और इंक्रीज दिखाया है खर्चे में 12% ज्यादा, जो कि नेशनल इंक्रीज से कम है। दूसरा 53% जो कैपिटल है वो एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी पर, तो 53% तो इसी में चला गया। बाद में डेवलपमेंट के लिए क्या रहा? फिर कहा गया है फाइनेंस मिनिस्टर ने कि प्राइम मिनिस्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ने 6000 करोड़ रखे हैं। वो 6000 करोड़ की बेवरा क्या है? कहीं आपने ओल्ड ईएपी प्रोग्राम्स को इसी के साथ जोड़ा है, जैसे कि उसमें ये सरकार बहुत माहिर है। फिर ये कहा है 4000 करोड़ हम लोकल रेवेन्यू, लोकल बजट मोबिलाइजेशन, रिसोर्स मोबिलाइजेशन करेंगे। यूटी में कौन सा आपका ऐसा एरिया है जहां आप रिसोर्स मोबिलाइजेशन करेंगे? कौन सी खदानें हैं? आपने कैपिटल बजट जो पब्लिक इंजीनियरिंग है उसमें 38% कम किया है। इंडस्ट्रीज और कॉमर्स जो कि तबाह और बर्बाद हो गया इन 7 महीनों में सरकार के गलत निर्णय की वजह से, उसमें कैपिटल बजट 6.25% कम कर दिया गया है। तो ये तमाम चीजें के बीच में आप
कहते हैं कि हम स्टेट को, यूनियन टेरिटरी को आगे ले जाएंगे। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।